हाइपर कंजुगेशन में हम देखेंगे प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है मैं आप लोगों को बताया हूं, ओवरलैपिंग वाला बेकर-नाथन इफेक्ट ये मैंने बता दिया है कैसे होता है। सिग्मा पाई ओवरलैपिंग, सिग्मा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन मैं बेंजीन के रिंग में CH3 और हेलोजन वाले जो ग्रुप है उनका इफेक्ट डिफाइन करने वाला हूं आपके लिए। तो देखेंगे प्लस एच और माइनस एच कैसे काम करता है। तो यहां पे देखेंगे ये है हाइड्रोजन। अब यहां पे ये होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट के यहां पे पाई बॉन्ड बनाता है ना। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस आर्थो पोजीशन पे एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये ऐसे, और ये H प्लस के फॉर्म में हैंगिंग पोजीशन पे रहता है। हैंगिंग पोजीशन पे रहता है इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, हिंदी में बोलते हैं आबंधहीन अनुनाद। और मैंने आप लोगों को यह बताया है कि जब भी कभी कोई चार्ज आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव या फ्री रेडिकल, उसका आपको शिफ्टिंग कराना है तो हमेशा 1 to 3rd पोजीशन पे अपन क्या कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे 1 to 3rd, है ना भाई। तो ये पहला है, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरे पोजीशन पे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये जैसा स्थिति में कार्बन था उस स्थिति में हम इसको लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और सॉरी ये बॉन्ड किस में आ जाएगा 1 to 3rd, मतलब फिर इस वाले आर्थो पोजीशन पे ये आ जाएंगे। ये आर्थो पोजीशन पे आ गया भैया। अब देखिए ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड इसको वापस मिल जाएगा। तो ये अपन को मिल जाएगा, जो स्ट्रक्चर पहले था वो मिल जाएगा। क्या अंतर है इसमें, बस बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो ये और ये, उसका पोजीशन बस चेंज हो गया है। देखिए ये चेंज हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में उतार रहा है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है भाई, रेजोनेंस प्रमोट हो रहा है। ठीक, ये प्लस एच इफेक्ट है। ये क्या है, प्लस एच इफेक्ट। अब यहीं पे आप लोगों को मैं प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर आप लोगों को थोड़ा बताने वाला हूं। इसके बाद वहां पे लिखा होगा, फिर भी आप लोग एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए कि यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। मिक्स कर देता हूं, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड और एक है कार्बन टाइटेरियम बॉन्ड, है ना। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है ना। क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। और यही जो है ये क्या करेगा, रेजोनेंस में इधर आएगा। मतलब जो बॉन्ड वीक होगा वही अपने सिग्मा बॉन्ड को पहले तोड़ने देगा ना। हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये टाइटेरियम है, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। मतलब टाइटेरियम जो है कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, जो बॉन्ड वीक होगा ना उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पहले हाइपर कंजुगेशन में जाएंगे। क्या होगा, जो बॉन्ड वीक होगा उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कंजुगेशन में पहले जाएंगे। दैट मींस CH बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए CH बॉन्ड टूट के जल्दी हाइपर कंजुगेशन में जाएगा। मतलब हम बोलते हैं CH3 is more electron releasing than CD3 and CT3। हम क्या बोलेंगे, प्लस H जो इफेक्ट होगा जी वो क्या होगा, ऑर्डर CH3 फिर CD3 फिर CT3 का ऑर्डर होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ऑर्डर है भाई, या क्या है बोलेंगे, प्लस H का ऑर्डर है। किसका H का ऑर्डर है, प्लस H का ऑर्डर है। ऐसे ही अपन देखते हैं
माइनस एच इफेक्ट। तो माइनस एच इफेक्ट में, इसको भी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था। तो माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, हैलोजन का एटम होता है ऐसे, हैलोजन का ये एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को लेके अलग होगा ना, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कार्बन क्या करेगा, ये पाई जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींच के अपने साथ पाई बॉन्ड बनवाएगा। तो ये देखेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये हैलोजन, और इस हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया है, तो ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हैंगिंग पोजीशन पे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चार्ज की शिफ्टिंग कहां से कहां कराते हैं, 1 से तीसरे पोजीशन, 1 2 3। ये देखो, तो भैया ये हमको दिखेगा ऐसे, एक्स है, एक्स एक्स माइनस ये, ये देखिए। अब ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, वापस से हमको वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बस चेंज आएगा, बाकी का सारा चीज सेम। ठीक, तो ये है माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जबकि CD3 कम और CT3 सबसे कम। लेकिन लेकिन इसी को मैं प्लस आई इफेक्ट का लूं, तो प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर को उल्टा पढ़ा है भाई, CT3 CD3 और CH3, है ना, ये पढ़ा है। क्योंकि हैवियर आइसोटोप जहां जुड़ते हैं वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो हैवियर आइसोटोप के जुड़ने से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, उल्टा होगा। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि इफेक्ट कौन सा आप लगा रहे हैं, इफेक्ट कौन सा आप लगा रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन लगाओगे तो आपका ऑर्डर ये रहेगा, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे तो ऑर्डर ये होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब माइनस एच का मैं ऑर्डर बताता हूं। चलिए, माइनस एच में मैं बात करूं तो सी एक्स की मैं बात करता हूं, यही बॉन्ड टूट के क्या होगा, यही बॉन्ड टूट के अलग हो जाता है ना भाई, एक्स के फॉर्म में, एक्स माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, और हमको पता है कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा, सबसे कमजोर, ये सबसे मजबूत होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा ना, इसीलिए तो भाई ये आयोडीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके टूट के, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, कार्बन का साइज छोटा, आयोडीन का साइज बड़ा, दोनों में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जहां कम होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। मैं बात कर रहा हूं माइनस एच इफेक्ट की। तो इस कंडीशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है Ci में, कार्बन आयोडीन में, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि Ci का माइनस एच जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। Ci का जो माइनस एच होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आप सोचेंगे कि भैया कैसे ऐसे होगा, जबकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे जुड़े हैं फ्लोरीन से, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन में Ci3 का ज्यादा होगा बोलते हैं। इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक है, इसलिए टूट के जल्दी वो अलग हो जाएगा आयोडाइड के फॉर्म में, और इसलिए हमको माइनस एच इफेक्ट Ci3 का मिलेगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफेक्ट है
किसका ज्यादा हो जाएगा? CI3 का ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर है भैया -H का, ये ऑर्डर किसका है? -H का है। इसी ऑर्डर को -I के लिए लिखूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि -I इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। और हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। इतने तक किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। आ गया सर। आ गया ना? किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ ठीक, थैंक यू। चलिए समझ गए आप लोग, यही चीजों को वो लिखा है। क्या लिखा है भैया? ये देखिए यहाँ पे लिखा है उसने कि +I का आप ऑर्डर लेंगे ना तो CT3, CD3, CH3 होगा, जबकि +H का ऑर्डर क्या होगा? CH3, CD3 और CT3। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है, जो भी चीज है लिखा हुआ है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, ER मतलब क्या है? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय +H। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो अगर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव एक साथ काम कर रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर को किससे कंट्रोल करवाएंगे? आप हाइपर कंजुगेशन से कंट्रोल करवाएंगे। जब हाइपर कंजुगेशन दोनों जगह से बराबर लगने लग जाए तब हम क्या यूज करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे। चलिए सवाल बनाएंगे तो समझ आएगा भैया। हम आगे चलते हैं अब। चलिए ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। ये -H इज डोमिनेंट और -I, तो मैंने एक ही शब्द में लिख दिया, ना तो माइनस लिखा ना तो प्लस लिखा। जहां पर इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन है वहां पर हाइपर कंजुगेशन विल बी डोमिनेंट ऑलवेज। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखने वाले। तो हाइपर कंजुगेशन में आप लोग ये देख लेना, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा होगा वहां की स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? ज्यादा। चलो तो यहां पर देखते हैं, अल्फा H 3 है, अल्फा H 6 है, अल्फा H 9 है। तो अल्फा H के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा भैया? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। और अल्फा H क्या काम करता है इसको मैं तुरंत बता देता हूं, यहीं पे आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान से, ये CH2 है, छोटा थोड़ी हो रहा है लिखना भाई, बहुत दिन बाद में पढ़ा रहा हूं। कुछ छोटा वोटा होगा नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना ना प्लीज। दिख रहा है ना, ये विजिबल है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। चलो हाँ हाँ ठीक, चलिए। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और मेरे को दिखेगा ये HC डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब ये H का भैया इलेक्ट्रॉन चले गया, ये हैंगिंग पोजीशन में आ जाए। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये कार्बोकेटायन वाला कार्बन है ना जी, उसके पहले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा 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 अल्फा। तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना वही किस में जा रहा है? हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है। मतलब और किस टाइप के हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है? पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है। हमको पता है कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट चाहिए, है ना। तो इस ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इसको अल्फा H से मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस स्टेबिलिटी को हमने हाइपर इससे
इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर उसको इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा मिलता है। यहाँ एक एल्किल ग्रुप से मिल रहा है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप से मिल रहा है, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप से मिल रहा है। तो ये एकदम कॉमन है, यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कोई बंदा गलत करके आता है तो उसके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो गिर के ना 1% हो जाती है। समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको गलती करना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप पढ़े हैं ना, आप थोड़ा भी पढ़े हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? आप बोलेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। एंड इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन दोनों इफेक्ट इसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए अब देखो भैया, आ जाओ तो इधर। अब हमारे लिए अब हम ना थोड़ा से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। अभी तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव को मिला के करेंगे, फिर रेजोनेंस और इंडक्टिव को एक साथ मिला के करेंगे, तब आपको मजा आ जाएगा जब एसिडिटी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे ध्यान से, यहां पर ये कार्बोकैटायन इसमें कॉमन है, यहां से इसको प्लस एच मिल रहा है, यहां से प्लस एच मिल रहा है और यहां से प्लस एच मिल रहा है। अभी आप लोगों को पढ़ाया हम कि प्लस एच इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है, उसके बाद CD3 का ज्यादा होता है, उसके बाद CT3 का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? CH3 का, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा रिलीजिंग देगा, ये ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये थोड़ा कम, उसके बाद ये सबसे कम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं भैया। यहां पे देखना जी, तो यहां पर दोनों इफेक्ट लग रहा था ना, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा स्टेबल था भैया, इसलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में इस वाले एग्जांपल को नहीं कराया होगा, क्योंकि मेरे को पता है वहां पर इंडक्टिव के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, मैंने नहीं कराया था ना उसमें। तो इंडक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमको पता है जहां पर रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों एक साथ काम करते हैं, हम किसको बोलेंगे? सॉरी, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव एक साथ काम करते हैं, हम क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन विल बी डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से 1 2 3 ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। फिर यहां देखिए, हम लोग इंडक्टिव के हिसाब से देखते तो इंडक्टिव के हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल होता, इंडक्टिव के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल होता? ये, क्योंकि यहाँ पर ये इथाइल एज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा एच कितना है जी? 3 है। यहाँ पर क्या है? अल्फा एच 3 है भैया, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है इथाइल से। यही चीजों को आपको समझना है, जहां पर अल्फा एच ज्यादा रहेगा वहां पर क्या रहेगा भैया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊं, देखो तो इधर, ये काम करना यार, हाँ ठीक है, ये CH3 आप लोग लिख लेना है ना, मतलब ठीक। अब मैं मान के चल रहा हूं ये किसी का अल्फा कार्बन, ये किसी भी ग्रुप से लगा हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना है भैया? 3 है। CH3 में अल्फा कार्बन कितना है? 3 है। जबकि ये जो आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है वहां पर अल्फा कार्बन कितना है? 1 है। अल्फा कार्बन कितना है भैया? 1 है। और यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा? CH3। अगर 2 अल्फा एच वाला लें तो ये, हाँ जी सर अल्फा हाइड्रोजन की अल्फा कार्बन? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे लगने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। CH3, फिर ये हो जाएगा आपका CH2 CH3, उसके बाद हो जाएगा CH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा आपका टर्सरी ग्रुप। किसके बेसिस पे? प्लस H के बेसिस पे।
प्लस H के बेसिस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन हो जाएगा? CH3, उसके बाद CH2 CH3, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल तो हाइपर कंजुगेशन देता ही नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल क्या नहीं करता? हाइपर कंजुगेशन देता नहीं है, केवल और केवल इंडक्टिव देता है। तो हम बोलेंगे, आपको पूछा जाए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो आप बोलेंगे भैया CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना। आपसे कोई पूछे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो आप पूछना भाई आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं? आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे पूछ रहे हैं या इंडक्टिव के बेसिस पे पूछ रहे हैं? अगर हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। अगर आप इंडक्टिव के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो ये आइसोप्रोपाइल भी बना देता हूं मैं, ये ऑर्डर लिख लेना भैया, और आगे आएगा भी मेरे हिसाब से। और ये अब यहां से तो अपन को हाइपर कंजुगेशन मिलता ही नहीं है क्योंकि अल्फा एच नहीं रहता। चलो आ जाओ। सर फिर से बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है वो। क्या समझ नहीं आ रहा? CH3 में ज्यादा हो गया बोल रहे हो, उसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा है सर। जहां पर अल्फा एच, देखो यार ये देखो, ये देखो, यही तो एग्जांपल में बता रहा था। यहाँ पर अल्फा एच क्या है? ज्यादा है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, 3 जगह से हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। यहाँ पर अल्फा एच क्या है? 2 है, 2 जगह से हाइपर कंजुगेशन मिलेगा इसको। तो जहां से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलेगा वहां की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो CH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है CH2 CH3 से ज्यादा, ये मैं कह रहा हूं। एक और एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे बना लो, CH2 ये CH3 ये तीसरा एग्जांपल। तो ये पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर अल्फा एच देखेंगे तो अल्फा एच कितना है? केवल एक है, एक अल्फा एच है। तो एक ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मिल रहा है उसको, एक ही जगह से प्लस एच मिल रहा है। यहाँ 2 जगह से मिल रहा है, यहाँ 3 जगह से मिल रहा है। 3 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, 1 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा भैया? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब समझ आया? जी सर। बताइए। जी सर। हाँ ठीक, ठीक। चलो आ जाओ भैया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने आप लोगों को फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बताया है क्या भाई? फिशुक नोटेशन, फिशुक नोटेशन बताया ना आप लोगों को? यस अरे सर। बोलो यार कुछ। हाँ, तो यहां पे भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल रहता है। मैं एक करके आप लोगों को बताता हूं। चलो तो देखो, आप लोग ना घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं यार, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिस करिए भाई, मजाक नहीं है यार केमिस्ट्री। चलो आप देखो, यहां पर हम लोग फ्री रेडिकल में कैसे टाइप का हाइपर कंजुगेशन होता है इसको देखिए। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने आ जाएगा। तो अपन को कैसे दिखेगा? ये डबल बॉन्ड CH2 और ये H अपने ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ हैंगिंग पोजीशन में रहेगा। तो जैसे ये H गया है, ये पहला H मान ले, ऐसे ये दूसरा H भी जा सकता है, ऐसे ये तीसरा H भी हाइपर कंजुगेशन में जा सकता है। मतलब यहाँ पर 3 अल्फा H है ना, 3 अल्फा H है तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर कितने अल्फा H हैं? देखो 3 और 3 6 अल्फा H है। कितने अल्फा H हैं? 3 और 3 6, और यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 अल्फा H है। तो अल्फा H 9 है तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं भैया कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अल्फा H के बढ़ने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ अल्फा H 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो अल्फा H का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलो
अब आ जाओ भैया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड और एक होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड। क्या बोला मैं, एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन होते हैं और एक नॉन कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड कहने का मतलब वहां पर अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स अल्टरनेट होते हैं, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो वो वाले जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। और यहां पे भी ये कॉन्सेप्ट साथ में लगाएंगे कि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक, अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड में, पहले दोनों को अलग कर लेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, ये देखिएगा ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, जबकि अगर मैं ऐसे कर दूं ये नॉन कॉन्जुगेटेड है यार, ये क्या है भाई, नॉन कॉन्जुगेटेड है ना, अल्टरनेट नहीं है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक का अंतर बस आना चाहिए, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच एक, मतलब डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्जुगेटेड है नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगर कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में ही हमको देखने को मिले, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड ही मिल जाए दो चार, तो हम देखेंगे कि जहां पर अल्फा एच का नंबर ज्यादा होगा वहां पर उस कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड में हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर भी वहां देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ अल्फा एच जहां ज्यादा होगा स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होगी। तो नॉन कॉन्जुगेटेड को कंपेयर करेंगे फिर भी अल्फा एच स्टेबिलिटी। ठीक, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच आर सेम देन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि देखेंगे अल्फा एच का नंबर देखो, यहाँ पे अल्फा एच का नंबर 6 है, यहाँ पे भी अल्फा एच का नंबर भैया 6 है, अल्फा एच का नंबर यहाँ भी 6 है, वहां भी 6 है। तो क्या देखेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल मतलब कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप रहेंगे ना वो अनसिमेट्रिक रहेंगे, असममित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये देखो इधर से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर से दो कार्बन जुड़ गए हैं इधर वाले कार्बन से, ये एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक एल्कीन हमेशा सिमेट्रिक से ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है भाई, अब सिमेट्रिक में आ जाते हैं, जिधर दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ रहा है तो इसके भी दो आइसोमर हमको मिल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियो में, ये ट्रांस आइसोमर है और ये क्या है भैया, सिस आइसोमर है। तो ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो हम लोगों ने, अब आप समराइज कर लीजिए कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एक से ज्यादा कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपको मिल रहे हैं तो आप देख लेना क्या, नंबर ऑफ अल्फा एच देख लेना। अगर हम नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में आ रहे हैं तो वहां पे भी हम नंबर ऑफ अल्फा एच देखेंगे। अगर अल्फा एच सेम होता है तो अब हम क्या देख लेंगे कि एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन की स्टेबिलिटी अनसिमेट्रिकल से क्या होगी भाई, कम होगी। और सिमेट्रिक एल्कीन में भी हम सिस ट्रांस देख लेंगे कि ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी सिस एल्कीन से। ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अब अप्लाई करते हैं भैया, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा यार। चलो अब देख लेते हैं भैया, ये एल्कीन है यार, अब एल्कीन में अल्फा एच देख लो भैया। चलो एल्कीन में अल्फा एच देख लो, चलो निकालते हैं फटाफट। देखो ये एल्कीन है, सेम टाइप का एल्कीन आपको दिख रहा है। देखो ये अल्फा कार्बन है, इसका कितने अल्फा एच हैं, 4। कितने अल्फा एच हैं, 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। फिर यहाँ एक अल्फा एच और यहाँ एक अल्फा एच, कितने अल्फा एच हैं, 2। फिर देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 अल्फा एच है यहाँ। मैंने और गिनने सिखाया भाई आप लोगों को पिछली क्लास में। देखो अल्फा एच यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, कितना, 3 3 6, 2 8 और 2 10, 10 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो 2 2 4 और 2 6 अल्फा, तो यहाँ पर 6 अल्फा एच है। अब जमा लो यार ऑर्डर में, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ऐसे नंबर दे दिया करो, 1 2 3 4 5, है ना।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर ये। आ जाओ, अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड दोनों टाइप के एल्कीन। तो ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है यार, है ना, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें। तो इस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा भैया? पहला हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल हम किसको लिख देते हैं? पहले को लिख देते हैं, लिखा हुआ है, फिर भी मैं अलग अपना ऑर्डर बनाता हूँ। पहला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल लिख दिया, वो कॉन्जुगेटेड है। अब नॉन कॉन्जुगेटेड में आप ले देख लेते हैं अल्फा एच ज्यादा किसमें? अल्फा एच यहाँ पर देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 अल्फा एच है। तो अल्फा एच सबसे ज्यादा इसमें है। उसके बाद अल्फा एच इसमें कितने हैं? 3 और 3, यहाँ पर 12 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 ही अल्फा एच है। अल्फा एच से ही अलग हो जा रहा है, 4, 3, 2, 4, 3, 2। सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, क्यों? क्योंकि पहला कॉन्जुगेटेड है, इसमें कॉन्जुगेशन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे चले जाएगा। यहाँ कॉन्जुगेशन, उसके बाद अल्फा एच से किए, तो अल्फा एच से किए ना, तो सबसे ज्यादा अल्फा एच यहाँ, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। ठीक, आ जाओ अगले में। अगले में आते हैं, तो अगले में देख रहे हैं अल्फा एच सबसे पहले देख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड वाला है। तो ये 6 अल्फा एच है यहाँ, 3 और 3, 6 अल्फा एच। यहाँ पे भी 6 अल्फा एच है, यहाँ पे भी क्या है? 6 अल्फा एच है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा एच। कितने अल्फा एच है? 9। और यहाँ पर कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। कितने अल्फा एच है? 3। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच कहाँ है भैया? तो 1, 2, 3 और 4। सबसे ज्यादा अल्फा एच है तीसरे में, सबसे ज्यादा अल्फा एच है तीसरे में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6 और 6 अल्फा एच है, ये सिमेट्रिक एल्कीन दिख रहा है, ये एसिमेट्रिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर पहला, फिर पहला, अब बच गया क्या भैया? चौथा, ये हो जाएगा यार वाला। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चल, तो सारे के सारे एल्कीन यहाँ जो दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे कॉन्जुगेटेड एल्कीन, सारे के सारे कैसे एल्कीन है? कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। अब देखेंगे इस कॉन्जुगेटेड एल्कीन में, अब नंबर डाल दिया, 1 है, 2, 3 और 4 है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर अल्फा एच यहाँ है, यहाँ है, कितना है? 2 और 2, 4 अल्फा एच है। यहाँ पर देखो अल्फा एच ये है, ये है, मतलब 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा एच है। यहाँ पर देखो 2, 2, 4 और 3 7 अल्फा एच है, 7 अल्फा एच। यहाँ पे देखेंगे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 2 ही अल्फा एच है। अल्फा एच से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, पहला, फिर चौथा। फिर आ जाओ, फिर अल्फा एच का नंबर देखना है आपको, है ना। अब इसमें कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड दो अलग अलग है। ये देखो, ये भी, ये कॉन्जुगेटेड है और ये कॉन्जुगेटेड है। बाकी सारे क्या है? नॉन कॉन्जुगेटेड है भाई। बाकी सारे कैसे दिख रहे हैं? नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इस दोनों कॉन्जुगेटेड में अपन देख रहे हैं अल्फा एच कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे वाले की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी, तीसरे वाले की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा। अब ये दोनों में हम लोग अंतर कर लिए, कॉन्जुगेटेड। अब नॉन कॉन्जुगेटेड की बारी। नॉन कॉन्जुगेटेड में हम लोग देखते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड में भी अल्फा एच का नंबर देख लो यार। तो यहाँ पर अल्फा एच देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने अल्फा एच हैं? 4 हैं। और यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं? 1 और 1, 2 अल्फा एच। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, हाँ 2 अल्फा एच है। यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं? 2, 2, 4 और 3 7 अल्फा एच है।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, पांचवा। फिर दूसरा, फिर चौथा, है ना। पहले हम लोग कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड को अलग अलग कर लिए, जिसमें कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल था, है ना भैया। कॉन्जुगेटेड दो सिस्टम थे, उसमें भी हमने क्या देख लिया, कॉन्जुगेटेड में भी अल्फा एच देख लिए। अल्फा एच ज्यादा, जहां ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर ये देखो, ये अलग अलग किया है, ये देखो, शायद ये ऐसा है, ऐसा है, और ये ट्रांस एल्कीन है। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6। अल्फा एच पहले निकाल लेते हैं यार। अल्फा एच कितना है? ये तो दोनों सेम दिख रहा है, पहला और दूसरा बिल्कुल सेम है। अल्फा एच का नंबर तो इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को कुछ चेंज करके बनाओगे। दोनों में नंबर सेम है, ट्रांस भी है, सिस, ट्रांस है, सिस है, अनसिमेट्रिक है। अच्छा, दो, एक 3 वाला नहीं है क्या सिस्टम? 3 वाला सिस्टम है तो 3 वाला बना सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ना। हाँ चलो, अब हो जाएगा भैया 3 3 6 3 9 अल्फा एच, और यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर 6 अल्फा एच, यहाँ पे 12 अल्फा एच, यहाँ पर 6 अल्फा एच, और यहाँ पर 6 अल्फा एच। सबसे ज्यादा अल्फा एच कहाँ है? चौथे नंबर पे, तो चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद 9 अल्फा एच पहला हो जाएगा। उसके बाद 6 6 6, 6 में भी अनसिमेट्रिक ज्यादा स्टेबल, मतलब छठवां। अब सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल, तीसरा, फिर पांचवा। अब कौन बच गया भैया? दूसरा बच गया यार, लिख हाँ, ऐसे बना लेना इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ अल्फा एच देख लिया, अल्फा एच का नंबर सेम हुआ तो अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगा लिया, सिमेट्रिक एल्कीन भी सेम हुआ तो हमने सिस ट्रांस लगा लिया कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल सिस से। तो ऐसे बनेंगे आपके हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। एक मिनट है, चलिए कोई परेशानी होगी तो बताएंगे बीच में, है ना। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, ये मैं जो स्टेबिलिटी बता रहा हूं वो भी एक क्वेश्चन का पॉइंट है। इसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये भी एक क्वेश्चन का पॉइंट होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिएगा ध्यान से, जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो एल्कीन से क्या बनता है? एल्केन बनता है। दैट मींस sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन, निकिल के साथ हाइड्रोजन, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन, एज वेल एज कुछ कौन से कैटलिस्ट, एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, हम लोग हेट्रोजेनस कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन, जहां पर एल्कीन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये बोलता है कि पहले जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ज्यादा, अब जो एनर्जी है उसमें क्या रहा, प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा भैया, बाहर निकल जाएगा। उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जहां पर हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मींस
जो हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, इसको इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी ज्यादा हो और कम एनर्जी में चला जाए, एनर्जी ज्यादा हो और कम एनर्जी में चला जाए मतलब रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी कम में हो और ज्यादा में चला जाए मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ज्यादा से कम एनर्जी, एनर्जी डाउन मतलब एनर्जी उसने बाहर निकाला है, एनर्जी जब भी बाहर निकालेगा हीट के फॉर्म में निकालेगा, दैट मींस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। और एनर्जी जब लोअर से हायर हो जाएगा दैट मींस उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मींस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आपको समझ जाना चाहिए, एनर्जी ज्यादा से कम मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी कम से ज्यादा मतलब एंडोथर्मिक। चलिए आइए, heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene। heat of hydrogenation क्या होता है, देखा गया कि heat of hydrogenation will be inversely proportional to the stability of alkene। तो हमेशा हम heat of hydrogenation हम नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालेंगे और ऑर्डर को क्या करेंगे, हमेशा उल्टा करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी का उल्टा होता है, मतलब जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा ना उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम, वो हाइड्रोजनेशन में भाग नहीं लेना चाहेगा, है ना, हाइड्रोजनेशन में भाग नहीं लेना चाहेगा। इसका कारण ये होता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा एच हो रहे हैं, आ रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच आ रहे हैं मतलब वहां पर क्या जुड़े हुए हैं, या तो हाइड्रोजन या तो एल्किल ग्रुप जुड़ा है। भाई अल्फा एच कैसे आएंगे, अल्फा एच तब आएंगे जब अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन है दैट मींस उस एल्किन पे क्या है, क्राउडिंग है, और जितने ज्यादा क्राउडिंग होगी उतने ज्यादा अल्फा एच आएंगे यार, उतने ज्यादा एल्किल ग्रुप आएंगे, और जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप आते हैं उतना ही जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है वो स्लो होते जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमेशा आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालना और उसके ऑर्डर को उल्टा कर देना। चलो आ जाओ भैया, ये दिया हुआ है यार, ये दिया हुआ है, और चलो तो मैं दो ही क्वेश्चन है करवा देता हूं, इसको देखिए ध्यान से। तो चलो चार ही तो है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर देखो दो और दो, चार अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखते हैं दो और दो चार और तीन, सात अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखते हैं तीन तीन छह, दो आठ और दो 10 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी ये लिखा हुआ है 4 3 2 1, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये याद रखना, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है भाई, हमेशा उल्टा कर देना ऑर्डर को, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक, फिर ये निकाल लेते हैं, अल्फा एच यहाँ नहीं है, यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 12 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। तो अल्फा एच ज्यादा किसमें है भैया, चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अल्फा एच सबसे ज्यादा किसमें है, 2 में, 2 में अल्फा एच ज्यादा है। उसके बाद किसमें है, 5। उसके बाद चौथे और छठवें में स्टेबिलिटी, मतलब अल्फा एच 6 है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, ट्रांस का, फिर इसका। ठीक है, बच गया क्या, तीसरा और पहला। ठीक, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये किसका ऑर्डर हो गया भैया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर को क्या कर देना, उल्टा कर देना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर निकालने के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर को उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा 1 3 6 4 5 और 2, ये हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप लोगों ने क्या समझा, जब एल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, है ना, हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस कंडीशन में उस एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, एल्कीन की
निकाल के ऑर्डर को उल्टा कर देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हमको मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन देखेंगे ध्यान से। आप लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जलाते हैं, घर में हाइड्रोकार्बन जलाते हैं ना भाई, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन जलाते हैं घर में एलपीजी सिलेंडर में, है ना। तो क्या होता है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है। क्या बनाता है, CO2 और H2O, और एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तभी तो जलता है, तभी तो गैस हमको एनर्जी देता है ना। तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के एक्सेस में, बिल्कुल ऑक्सीजन के एक्सेस में इसको जलाया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबशन। हाइड्रोकार्बन को क्या है भाई, हाई एनर्जी का, इसमें एनर्जी भरा हुआ है हाइड्रोकार्बन में, अब इसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, तो एनर्जी क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा और किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, जो कि है CO2 और H2। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। आपको पूछेंगे एलपीजी का बर्निंग क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक। अब बोलेंगे भैया एक्सोथर्मिक होता है, भाई एलपीजी जलता है, क्या निकलता है, हीट, और आपको पूरा दिखता है, अब उसी से तो खाना बनाते हैं अपन, तो अपन को एनर्जी मिल रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट मीन्स combustion of hydrocarbon is exothermic in nature। ठीक है भाई, तो हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं, तो हीट ऑफ कंबशन निकालने का सबसे पहले तरीका है नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेना। मतलब जितना ज्यादा कार्बन एटम रहेगा ना, जितना ज्यादा क्या रहेगा, कार्बन एटम रहेगा, उतना ज्यादा वो जलेगा, उतना ज्यादा क्या देगा, वो एनर्जी आपको देगा। तो सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन में आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। क्या देखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसा लिख दिया, हीट ऑफ कंबशन है ना, हीट ऑफ कंबशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे भैया। उसके बाद आप, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, देन हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन, चलो देखते हैं भैया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन कहां ज्यादा होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है स्टीरियो में, 1,3 डाइएक्सियल एमी इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल एमी इंटरेक्शन पढ़ाया गया है ना भाई। ऐसे यार ये साइक्लोहेक्सेन है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आप लोगों को पढ़ाए होंगे देवेंद्र सर। ये देखिए एमी, और इस एमी में क्या होता है भाई, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं क्या, 1,3 डाइएक्सियल एक्सियल एमी इंटरेक्शन। गॉस इंटरेक्शन पहले, और जो चौथे तीसरे कार्बन में होता है उसमें इंटरेक्शन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। स्ट्रेन इन रिंग आप लोगों को पता है, छोटे रिंग में ज्यादा स्ट्रेन, बड़े रिंग में कम स्ट्रेन। और एल्कीन में, एल्कीन का क्या करेंगे, स्टेबिलिटी का उल्टा, एल्कीन के स्टेबिलिटी का उल्टा करना है आपको, एल्कीन के स्टेबिलिटी का उल्टा, दोनों कंडीशन में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी और हीट ऑफ कंबशन में भी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना भाई। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो चीज ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब हम लोग एल्कीन की बात करेंगे। तो एल्कीन का वही काम करना है जो आपने कहा किया था भैया, जो आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में किया था, स्टेबिलिटी निकालना, ऑर्डर को उल्टा कर देना। चलो आ जाओ, चलो देखो भैया, कार्बन का नंबर देखा करो सबसे पहले, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। तो कार्बन का नंबर कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो सबसे ज्यादा कार्बन है वहां, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, 1 2 3। अब देख लो यार, सारे के सारे एल्कीन दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो, उल्टा कर दो यार।
यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, 4 हैं। अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर, 10 गिन के नहीं बताऊंगा भाई, 3 3 6 2 8 2 10। यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा एच है। यहाँ पर अल्फा एच देखो 3 3 6 1 7 और 1 8, 8 ही तो है, 8 ही तो अल्फा एच है ना भाई। ये देखो 3 3 6 1 7 और 1 8 अल्फा एच, ठीक है। अब ऑर्डर निकाल लो स्टेबिलिटी का, कितना हो जाएगा भैया, 1 2 3 4, है ना। अल्फा एच सबसे ज्यादा कहां पर है, दूसरे में। ये गलत बनाया है यार, कहां से 12 अल्फा एच लिखा है ही नहीं ना यार, एक ही अल्फा एच है यार यहाँ। ये देखो ये कार्बन थोड़ी अल्फा कार्बन है यार, नहीं है ना। चलो तो दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, अल्फा एच वाला, 3 3 6 2 8 2 10, हाँ। दूसरा फिर चौथा, दूसरा चौथा फिर दूसरा चौथा तीसरा पहला, तीसरा पहला, ये हो जाएगा आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2 हो जाएगा। ये गलत बनाए हैं, 4 और 2 होगा, ठीक है भाई। चौथे में हाँ जी, ऊपर वाले में वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर है? कौन सा वाला, ऊपर फर्स्ट वाले में सर, जिसमें कार्बन की संख्या अल्फा, 5 है, इसमें नहीं सर, अरे उसके ऊपर वाले। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, हाँ ये सर। हाइड्रोकार्बन है यार, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, किस क्या निकालने के लिए, हीट ऑफ कंबशन निकालने के लिए। तो कार्बन का नंबर जहां ज्यादा होगा वहां पर हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। इस कंडीशन में आप स्टेबिलिटी की बात तो आप ज्यादा कर नहीं सकते, वैसे बोलेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या देखना है, हम इनमें स्टेबिलिटी अभी कंपेयर नहीं कर सकते, हमको देखना है जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, जहां पर कार्बन का नंबर ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, वो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। यहाँ कार्बन का नंबर 6 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, इसलिए 1 2 3 आया। फिर हम लोग एल्कीन पे आए, तो एल्कीन पे आए तो हम देखेंगे पहले स्टेबिलिटी निकालेंगे फिर ऑर्डर को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो इसको ये कर लेना, ये वाला कर लेना आप लोग, स्टेबिलिटी निकाल लेना, ऑर्डर को उल्टा कर लेना। चलो चलो यहां पर क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। तो अल्फा एच जितना ज्यादा रहता है ना, अल्फा एच जितना ज्यादा रहता है, अल्फा एच जितना ज्यादा रहेगा उतना ही इस एल्कीन के डबल बॉन्ड का, ये देखो ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो जितना ज्यादा अल्फा एच रहेगा ना उतना ज्यादा इस एल्कीन के डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है। किसमें कन्वर्जन होता है, डबल, ये डबल बॉन्ड था, अब किसमें कन्वर्जन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जा रहा है। मतलब नंबर ऑफ अल्फा एच के बढ़ने से एल्कीन का क्या हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है भाई, ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एल्कीन is inversely proportional to number of alpha H। तो अल्फा एच का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही कार्बन कार्बन जो बॉन्ड ऑर्डर है ना एल्कीन का वो कम हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड रहता है बॉन्ड एनर्जी, है ना भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond strength is directly proportional to bond energy, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ
ठीक भाई, ये ईज ऑफ रोटेशन है, इजी ऑफ रोटेशन लिख दिया, ईज ऑफ रोटेशन। चलिए, मतलब जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा ना जी, मतलब जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतना ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। क्या सकते हैं, घुमा सकते हैं। सर। चलो देखो तो कैसे करते हैं, सर इधर देखिए ध्यान से। हाँ जी, ये क्या है बोले सर, क्या ऑफ रोटेशन है ये? 1/? इज ऑफ रोटेशन, इज ऑफ रोटेशन, ये है ईज ऑफ रोटेशन। क्या होता है सर ये? बता रहा हूं ना, उसी को तो आया हूं। चलिए देखेंगे इधर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन बैरियर ऑफ इंडिकेटेड बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अल्फा एच, अल्फा एच जहां ज्यादा होगा वहीं ही क्या होगा, ईज ऑफ रोटेशन। क्या होगा भैया, ईज ऑफ रोटेशन। कैसे ईज ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा अल्फा एच होता है उतना ही कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है भैया, फ्री रोटेशन। क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। आप लोगों को अभी बताया था। तो इस डबल बॉन्ड को कोई सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है क्या, कोई अल्फा एच ही नहीं है तो नहीं होगा यार, कोई अल्फा एच ही नहीं है तो आसानी से, मतलब ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। यहां पर 3 अल्फा एच है, यहां पर 12 अल्फा एच है, यहां पर 6 अल्फा एच है, यहां पर 6 अल्फा। तो देखो जहां पर सबसे कम अल्फा एच होगा उसका डबल बॉन्ड ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा, मतलब वहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हाइपर कंजुगेशन में आके कार्बन कार्बन जो एल्कीन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन से, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 12 से। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा, यहाँ। तो इस कार्बन कार्बन को घुमाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, पहले को, फिर दूसरे को, फिर चौथे को, और फिर तीसरे को। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा ना उतना ही इस कार्बन कार्बन का सिंगल डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है ना तो उसमें क्या होता है भाई, फ्री रोटेशन रहता है। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, किसमें, आप लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा है ना, आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग पढ़ा है ना। तो साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग क्यों होता है, क्यों इंटर कन्वर्जन होता है, क्यों कन्फर्मर चेंज होते हैं, बोर्ड से ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड से हाफ चेयर, हाफ चेयर से ट्विस्ट ट्रू बोर्ड, ऐसे बनता है ना। बोर्ड से ट्विस्ट बोर्ड, ट्रू बोर्ड, हाफ चेयर, इन्वर्टेड चेयर, ऐसा बनता है ना। क्यों होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन के कारण। ऐसा ही आप लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हम क्या करते हैं, जब एल्केन को घुमाते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, एल्केन को उसको लगे हुए ग्रुप्स के साथ घुमाते हैं तो हमको मिलता है स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और गॉश कन्फर्मेशन हमको मिलता है कि नहीं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और गॉश कन्फर्मेशन। तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एल्कीन में आएंगे और हम उस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ठीक, अब कहीं पे दिक्कत है क्या भाई, अब कहीं पे दिक्कत है, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भैया आगे। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पूछ रहा है यार, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में आपको बताता हूं। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, प्लस एच बताया था, जब मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो प्लस एच है, जब मैंने आपको प्लस एच बताया था तो भैया जो है यहां पे देखेंगे प्लस एच। अब मैं डायरेक्ट आपको इफेक्ट बता रहा हूं, प्लस एच,
ये CH3। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आया था कि नहीं? कहाँ कहाँ पे? 2 आर्थो और 1 पैरा पे। किस पे? 2 आर्थो या पैरा पे, या बोले आर्थो और पैरा पे हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा था। मतलब +H आने से आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन आता है भैया? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहता है। कौन जुड़ना चाहता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना चाहेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना चाहेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो मैंने ये बनाया था कि देखेंगे जब भी कभी कोई +H वाला ग्रुप बेंजीन रिंग से लग जाए तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए +H इफेक्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। कहां हो जाता है वो? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है ग्रुप। तो +H वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा भैया? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल को, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को कहां आने के लिए डायरेक्ट कर रहा है? वो आर्थो और पैरा। ठीक, ऐसे ही अगर -H इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है, मतलब CH3 है, तो ये क्या करता है? आर्थो पोजीशन पे, दोनों आर्थो पे, है ना, और पैरा पोजीशन पे, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है भैया? पॉजिटिव चार्ज ला देता है। अब इलेक्ट्रोफाइल को बुलाओगे, तू आ, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा भैया? ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, आर्थो और पैरा पे जाना चाहेगा क्या? कभी नहीं जाएगा। वो केवल और केवल कहां पे आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा। तो केवल और केवल कहां पे आएगा? मेटा पोजीशन। तो इसलिए -H इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं हमेशा क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। एक बात याद रखना, जो ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, जो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप ही आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे खींच लेते हैं? बेंजीन रिंग से खींच लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ऐसे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। चलो आगे आ जाओ भैया, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको छोड़ो यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बार बार उसी चीज को तमाशा नहीं करेंगे यार। हाँ चलो, इसको भले बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा कहां कम होगा, इसको सुन लो। अपन को पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्लिक रिएक्टिविटी। क्या बोल रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्लिक रिएक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा, कौन से रिएक्शन के लिए? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां के लिए? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा? तो अपन को पता है यार, CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, फिर CD3, फिर CT3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलो यहां पर देखेंगे, अल्फा H देख रहे हैं भैया, यहाँ 3 अल्फा H है, और यहाँ पर CH2 है, 2 अल्फा H है, यहाँ 1 अल्फा H है, H बस, और ये ग्रुप CH3 है ना, और यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है, 0 है ना। ये इंडक्टिव इफेक्ट बस देगा यार, हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा, क्योंकि अल्फा H ही नहीं है, कार्बन बस है, हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन हो जाएगा? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली रिच सबसे ज्यादा कौन है भैया? ये है। क्यों ये है? अब कई लोगों को, आप नॉर्मल बच्चों को कई पूछेंगे, बताओ बच्चों कि ये CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है
कि ये इस पे लगा हुआ ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो एक समय के लिए आपको पूछे ना तो आप भी भूल जाओगे और आप बोलोगे भैया ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर केवल इंडक्टिव लग रहा है, जबकि यहाँ पर 3 अल्फा H से हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, इसलिए इस बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक, एक मिनट में हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे देखेंगे हम लोग सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है ये देख रहे हैं, तो ज्यादा कहाँ है यहाँ पर उल्टा लगा लेंगे। क्या उल्टा लगा लेंगे कि सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, तो ये भैया Ci3 में हो गया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा भैया, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, फिर चौथे। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CH2Cl and CHCl2। अब CH2Cl यहां पे देखेंगे, देखो इधर यहां पर क्या है, ये बोल रहा है भैया ये यहां पर 2 H है और एक Cl है। अब ये -H लगाएगा और ये दोनों क्या लगाएंगे, +H। तो यहां पर +H डोमिनेंट हो जाएगा यार, +H डोमिनेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दो, 2 ठो Cl लगा दो और 1 ठो H लगा दो, यहाँ 1 ठो H लगा दो, यहाँ -H, यहाँ -H है ना, और यहाँ पर +H, तो यहाँ पर -H डोमिनेंट हो जाएगा, -H डोमिनेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर डायरेक्टिव, क्या हो जाएगा, ये मीटर डायरेक्टिव। ठीक, यह चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप देख के आप इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 +H वाला था इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग -H इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब आ जाते हैं अपन इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन खत्म करने के बाद अब आते हैं हम लोग लास्ट इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो हम लोगों ने लगभग सारा कंडीशन पढ़ लिया है रेजोनेंस का, हमको सिर्फ ऑर्डर पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, रेजोनेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यही चीज लिख रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल व्हाइल रेजोनेंस हाइब्रिड इज ट्रू एंड रियल। क्या बोल रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो हाइपोथेटिकल रहता है, जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है, वो ट्रू होता है। रेजोनेंस इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होता है, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। Resonating structure must follow Lewis octet rule, that is carbon atom never pentavalent, nitrogen atom never pentavalent, oxygen atom never tetravalent। क्या समझे यहां से, मतलब कार्बन एटम कभी भी 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या बोल रहा है, कार्बन को कभी भी 5 बॉन्ड बनाते नहीं देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन को कभी भी 5 बॉन्ड बनाते नहीं देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को कभी भी 4 बॉन्ड बनाते नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है भैया, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से कभी 5 बॉन्ड नहीं बनवाएंगे, नाइट्रोजन से कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनवाएंगे और ऑक्सीजन से कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनवाएंगे, इतना ही बनवाएंगे भाई। 4 कार्बन से
4 नाइट्रोजन से बनवा सकते हैं, 3 ऑक्सीजन से बनवा सकते हैं। चलो आ जाओ। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम, दिस शुड डिफर विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखेंगे इसको। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिटर्न इन सच ए वे दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भैया, वो ये बोल रहा है यार कि ना ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप कराना कि ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज। ले भैया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव और कार्बन को पॉजिटिव। इसी को आप उल्टा करो ना, इसी को उल्टा करो, ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे दो भैया, कार्बन को नेगेटिव दे देगा। नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक, और आपको मैं तरीका बताता हूं। क्या तरीका बताता हूं? देखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सेम चार्ज होंगे उसको सेम चार्ज होंगे उसको क्या करना, दूर दूर रखना है, और अपोजिट चार्ज को क्या करना है, पास पास रखना है। तो यहां पर देखेंगे जो ये अपोजिट चार्ज है ना वो पास पास है। अपोजिट चार्ज क्या है भैया, पास पास है। तो अपोजिट चार्ज पास पास रहेगा ना तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, जबकि अपोजिट चार्ज दूर दूर रहेगा ना तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही आप सेम चार्ज जो रहेगा ना उसको दूर दूर रखना। किसको? सेम चार्जेस को क्या करना है, आपको दूर दूर रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, इसको क्या रखेंगे हम लोग, दूर दूर रखेंगे। क्या रखेंगे भैया, दूर दूर रखेंगे, है ना। तो सेम चार्ज में रिपल्शन होता है इसलिए इनको क्या रखेंगे, दूर दूर रखेंगे। आ जाओ भैया, ये वही बात बोला है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम टाइप का आयन आपको दिखे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो भैया, एसीटेट आयन में होता है, एसीटेट आयन आपको दिख रहा है, ये देखो एसीटेट आयन, ये दिख रहा है आपको एसीटेट आयन। ठीक, तो ये एसीटेट आयन है। अब ये यहाँ और ये यहाँ रेजोनेंस में जाएगा तो आपको सेम एसीटेट आयन दिखेगा यार, आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा कि ये ऑक्सीजन है कि वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है दोनों, है ना भाई। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एकदम इक्विवेलेंट है। तो जहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएंगे ना, इनकी स्टेबिलिटी भैया इन सबसे, इन रेजोनेंस फिजोनेंस वालों से ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्या, जहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो जाए, वहां पर की स्टेबिलिटी इन सब आयन से ज्यादा हो जाती है। तो जैसे फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। काहे का इक्विवेलेंट, ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, फिर इधर कार्बन पे नेगेटिव है, फिर कार्बन पे नेगेटिव घूम रहा है, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिखा होगा, देखो भैया, here acetate ion is more stable than phenoxide ion because of equivalent resonating structures. Negative charge lies on the more electronegative oxygen atom always. The most stable resonating structure contribute more in resonance hybrid. जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। मैंने आप लोगों को GOC1 GOC2 के YouTube वीडियो के लिंक आप लोगों के लिए शेयर किया था। उसमें मैंने GOC के लगभग 50-60 प्रॉब्लम कराए हैं, है ना। तो उस DPP का मैं PDF आपको दे दूंगा, है ना भाई, उसका PDF दे दूंगा। लेकिन आप उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए 2 बार यार, 2-2 3-3 बार देख लेंगे ना तो DPP भी करना नहीं पड़ेगा आपको। वहां पर उसको देखना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको देख लेना एक बार, आपके माइंड में पूरा उतर जाएगा। वहां पर मैंने एसिडिटी, बेसिसिटी, pKa, pKb, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस
हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को लगाते हुए एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन कराए हैं। लिंक फिर से मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें, बार बार देखें, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है भाई। और वो उसका पीडीएफ भी आज सेंड करता हूं आप लोगों को, खुद भी बना के देखना अलग से। चलो, द मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मिनिमम पोटेंशियल हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग देख रहे हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी कम है मतलब लाइफ टाइम उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसी को बोल रहा है हाफ लाइफ, उसका जिंदगी थोड़ा बड़ा होगा ना यार, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वही बोल रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस, चलो भाई, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस मतलब रिजोनेंस कहां कहां हो सकता है या कहां कहां करा सकते हो ये पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे रिजोनेंस हम करा सकते हैं कहां, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच करा सकते हैं ना। देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच रिजोनेंस करा रहे हैं, तो देखो भैया ये, और हमेशा चार्ज को कहां से कहां शिफ्ट करना, पहले से तीसरे, 1 2 और 3, ये हो गया। ऐसे ही 1 2 3 शिफ्ट करना, ये शिफ्ट हुआ है। फिर ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ये बॉन्ड यहां चले गया, तो कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बन गया भैया, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कहां से कहां शिफ्ट होगा, पहले से तीसरे, यहां पर आएगा, देखो यहां आ गया। ये कहां से शिफ्ट होगा, 1 2 3, यहाँ पे आ गया भैया, वापस से वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, तो ये एक पॉजिटिव, वो हुआ एक पॉसिबिलिटी। चलो अब दूसरा, नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज ये है, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगा, ये बन गया भैया एलाइल फ्री रेडिकल, सॉरी एलाइल कार्बन है। ऐसे ही देखो, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। हमेशा चार्ज को कहां से, पहले से तीसरे एटम पे भेजना, कहां से, पहले से तीसरे एटम, 1 2 3, देखो 1 2 3 आया होगा, 1 2 3, तीसरे एटम पे आए हैं चार्ज। यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3, तीसरे एटम पे आया है, 1 2 3, तीसरे एटम पे, फिर इधर जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हमें बस ऐसे शिफ्ट कराना। ऐसे ही यहाँ पर मैं बना देता हूँ, फिर से एक बार बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड, ये CH2, ये नेगेटिव चार्ज है। फिर ये पहले से तीसरे पोजीशन पे घूमेगा, फिर ये पहले से तीसरे पोजीशन पे घूमेगा, तो यहाँ पे ऐसे। तो ये है नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। तो लोन पेयर के साथ देख लेते हैं। देखो इसी को तो प्लस आर बोलेंगे जी, जहां पर लोन पेयर होगा ना वो रिंग में उतरेगा, उसी को प्लस आर या प्लस इन बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आर और प्लस इन। देखो तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज घूमेगा। और ऑक्सीजन पे जैसे ही तीसरा बॉन्ड बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज लगा देना, क्योंकि वो बॉन्ड क्या रहता है भैया, वो लोन पेयर चले जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए उस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हुआ लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ऐसे ही आप इसका भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखेंगे, मैं बना रहा हूं NH2 का, है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। तो अब देखो नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड बन गया भैया, 4 बॉन्ड बन गया। 4 बॉन्ड जैसे बनता है ना, उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया करो, ये फिर ये शिफ्ट होगा कहां से कहां, पहले से तीसरे पोजीशन पे शिफ्ट होगा। ये नेगेटिव, ये भैया,
ठीक, ऐसे। अब फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। बता चुका हूं यार, इसको मैं बता चुका हूं ना भाई कैसे ट्रांजिट होता है, तो एक बार और बता देता हूं आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये देखो, ये फिश हुक नोटेशन, हाफ एरो हाफ एरो हाफ एरो, ये क्या हो जाएगा, हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा भैया, एक रेडिकल बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग फिश हुक नोटेशन, या हाफ एरो से इलेक्ट्रॉन का क्या होना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना। ये ऐसे ही ये बेंजाइलिक रेडिकल भी ऐसे इन्वॉल्व होगा, मतलब एक तरफ से रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा भाई, रेडिकल। फिर ये क्या करेगा, ये रेडिकल इधर, ये इधर और ये इधर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये भी रेडिकल भी हमेशा पहले से तीसरे पोजीशन पे ही जाएगा, 1 2 3 यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर कहाँ से जाएगा भैया, 1 2 3 यहाँ आया, फिर कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ गया, 1 2 और 3। तो हमेशा आपसे ये कभी गलती नहीं होगी, हमेशा चार्ज की शिफ्टिंग आप क्या कराएंगे, एक से तीसरे पोजीशन पे कराएंगे। क्या कैसे कराएंगे, एक से तीसरे पोजीशन पे आप शिफ्टिंग कराएंगे। चलो अब देखो, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में चले जाए, डबल बॉन्ड के साथ चले जाए। जैसे ये NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यार, ये पॉजिटिव चार्ज फिर रिंग में घूमेगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर जा रही है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, रिंग के बाहर जाती हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। आपको दूसरे ग्रुप से भी मैं इफेक्ट दिखाता हूँ, जैसे कि देखो ये CHO से दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा, O नेगेटिव, ये H और ये पॉजिटिव H, ये देखो ये पॉजिटिव, ये फिर ये रिंग में घूमते रहेगा। ठीक है भाई, तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। हम लोगों ने पॉसिबिलिटी पूरा पढ़ लिया है क्या, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड is in conjugation with negative charge, double bond is in conjugation with double bond is in conjugation with lone pair। चलो अब लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भैया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो हेटेरो एटम है यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड बना देता है ना, और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, इस टाइप के कार्बोकेटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आप लोगों को मैं बताया, ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगा, तो ये देखो ये पॉजिटिव और ये कार्बन पे 4 बॉन्ड बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा। चलो तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ये पढ़ लिया रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो तो सबसे पहले आप देख लेना, अनचार्ज्ड जिसमें चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
जिसमें चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, है ना। जिसमें चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी चार्ज वाले से। एक्सेप्शंस कहां आएगा, एक्सेप्शन वहां आएगा जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिंग सिस्टम पढ़ेंगे। रिंग सिस्टम कैसे, यहां पर डबल बॉन्ड है ना, तब ये नॉन एरोमेटिक है। डबल बॉन्ड है तब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को एक और शिफ्ट करा दे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ला देना, तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन बन जाएगा जो कि एरोमेटिक है। और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपिल कैटायन बन जाएगा, है ना, जो कि एरोमेटिक है। इस कंडीशन में ये कंपाउंड डबल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये किस फॉर्म में रहेंगे भाई, ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे, ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों रिंग, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। क्या है भैया, दोनों रिंग जो है एरोमेटिक है ना, इस कारण से ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा और किस फॉर्म में रहेगा, ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेगा। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये ना चार्ज स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है अनचार्ज से। हम लोग क्या पढ़े हैं, अनचार्ज ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस है, उल्टा होगा कि चार्ज स्पीशीज जो है ज्यादा स्टेबल होगा अनचार्ज से, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ रहा है, स्टेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है। चलो, तो इसके और एग्जांपल हम लोग एरोमेटिसिटी में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये चीजें आप लोग एक बार पढ़ो, तो इसको पढ़ो 2 मिनट आप लोग। चार्ज, अनचार्ज और चार्ज स्पीशीज आप लोग देख लिए ना, उसके बाद आपको ये कंडीशंस पढ़ना है कि चार्ज स्पीशीज में क्या देखेंगे आप, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जहां ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम देन चेक ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, कि अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है का भैया देखो तो, है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो वाला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल हो जाएगा यार। अब ऑक्टेट भी देख लिए तो चार्ज सेपरेशन देख लेना। चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, मतलब सेम चार्ज वाले दूर दूर और अलग अलग चार्ज वाले पास पास रहने चाहिए। और क्या देखना है आपको, देखना है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। चलो भैया इस कंडीशन को याद करो, 2 मिनट में आए हैं ब्रेक पढ़ाई पे। चलो ये पढ़ लिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लेना। कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर अगर सेम है तो ऑक्टेट चेक कर लेना। ऑक्टेट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। अगर ऑक्टेट भी फॉलो हो रहा है सारी जगह, तब क्या चेक कर लेंगे अपन, चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज पास पास और सेम चार्ज दूर दूर होने चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए, हाँ उल्टा लिखा है देखो, उल्टा मतलब समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये बोल रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूं इसको, जिस चीज को हमको याद रखना है उसको उसी तरीके से करते हैं। जैसे कि नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा होना चाहिए। ये भी ठीक लिखा है, इसने उल्टा लिखा है भाई, अपने तरीके से समझाया। मैं ज्यादा स्टेबल को बताता हूं, ये लीस्ट स्टेबल को बता रहा है। चलो चलो भैया अब देखो भैया ध्यान से आ जाओ। अब दोनों स्पीशीज क्या है, चार्ज्ड हैं। दोनों स्पीशीज क्या है, चार्ज्ड हैं। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहां एक्स्ट्रा दिख रहा है भैया आप लोगों को, यहां पे देखो ना एक्स्ट्रा। अरे गिनने की जरूरत नहीं है आपको, आंखों से दिखने वाला कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। ऐसे गिनते हुए मत बैठना भैया, 3 4 5 और 2 7, फिर यहां गिनोगे 3 1 4 2 6 और 2 8, ऐसे। तो आपको बाकी बॉन्ड तो सेम है ना यार, ये CH3 ये सबका सेम है, आंखों से दिखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे भैया, यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड है यार, मतलब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, इसलिए बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा हो। चलो आ जाओ अब आगे। ये अनचार्ज्ड है, ये क्या है,
अनचार्ज्ड है। अब वो क्या क्या क्यू पी आर एस क्या क्या नंबर दिया है भैया उसको छोड़ो, हम एक दो नंबर देंगे, 1 2 3 और 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? अनचार्ज्ड। अब देख लेते हैं हम लोग, अब क्या देखते हैं, हाँ अब हम लोग देखते हैं कुछ कोवेलेंट बॉन्ड का कंडीशन दिख रहा है क्या? हाँ देखो ना, दिख रहा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, नजरों से दिखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 है, यहाँ कितने हैं? 4 हैं। तो ये तीसरे की स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब 2 ठो बच गए, ये दूसरा और चौथा। अरे यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगा दिया है, गलत बात। ये किस पे लगाया है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाया है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होना चाहिए उस पे? नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम पहले कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पहले अनचार्ज्ड स्पीसीज, फिर चार्ज्ड में आने के बाद क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आंखों से दिखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर अगर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि चार्ज सेपरेशन कुछ हो रहा है क्या है ना। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। आ जाओ भैया। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर दोनों में सेम है। यहां पर नेगेटिव चार्ज यहाँ कहाँ है भैया? कार्बन पे है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे है। नेगेटिव चार्ज कहाँ है यहाँ पर? ऑक्सीजन पे है। ठीक भैया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत कार्बन। चलो आ जाओ। चलो अब इसमें भी पूछ देता है, मतलब आदमी सोच नहीं सकता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए पूरे पॉसिबिलिटी बनाना पड़ता है। इसको कलर को थोड़ा बदला जाए यार, काला कलर। हाँ चलो ये हो गया, और बाकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम, मतलब सेम मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, ये अनचार्ज्ड है जी, है ना। इसको 1 नंबर दे दो भैया, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और इसको 4 दे दो, और इसको 5 भी दिया है क्या? एक 8 को 5 भी है क्या? हाँ चलो 5 दे दिया है, 5। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? माइक चालू है किसी का? हाँ चलो, पहला और पांचवा दोनों क्या है भाई? सेम, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज है। तो अनचार्ज स्पीसीज है कौन? पहला और पांचवा। तो पहला और पांचवा की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, अनचार्ज है। अब देख रहे हैं इस दूसरे, तीसरे और चौथे, दूसरे तीसरे और चौथे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा और चौथा है ना, वहां वो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। दूसरे और चौथे में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल पास पास है, जबकि ये तीसरे में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की भी दूरी ज्यादा है। तो दूसरा चौथा की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? बराबर हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी किससे? तीसरे से, क्योंकि अपोजिट चार्ज को हम लोगों ने बोला है पास पास रखना, है ना। तो पास पास इसमें है दूसरे और चौथे में, जबकि तीसरे में वो चार्ज दूर दूर है। तो ये 1 5 2 4 3 ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलो आ जाओ। फिर यहाँ पे वही कंडीशन है, ये ऑक्सीजन यहां लगा लेना ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
ये चौथा है और ये पांचवा है। पहला और पांचवा अनचार्ज्ड है, इसलिए पहले की स्टेबिलिटी पांचवे के बराबर और बाकी सबसे ज्यादा। फिर दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास पास है, इसलिए दूसरे और चौथे की स्टेबिलिटी ऐसे होगी। फिर तीसरे में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। आ जाओ भैया, ये आया हुआ सवाल है ना ये वाला, इसको देखो। अनचार्ज्ड है, आ जाते हैं, चलो तो आ जाओ। ये पहला है, ये दूसरा है और ये है ना, या जो भी नोटेशन देना चाहता हूं। और नियम को नियम के हिसाब से बनाना। ये अनचार्ज्ड है ना, तो अनचार्ज्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। अब दोनों में देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है। कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाता है, क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट चेक करो भैया। ऑक्टेट देखो, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, कैसे कंप्लीट है, कितना बॉन्ड बनाया है, ये 3 बॉन्ड। कैसे 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, 8। कार्बन आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब बाकी सबका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है बोले, इसके पास 3 लोन पेयर अभी भी बचे हुए हैं, ऐसे है ना, 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 सॉरी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, एक लोन पेयर को दिया है ना, तो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बोकेटायन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो स्टेबिलिटी पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का होगा। यहाँ पर आदमी क्या करता है, एक स्टेप जंप कर जाता है और वो अपने दिमाग को थोड़ा ज्यादा लगा देता है। कैसे ज्यादा लगाता है, वो देखता है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, मैं पहले फिर तीसरे फिर दूसरे को टिक करूंगा, और वो परेशान से बाहर निकल जाता है। देखता है बाद में कि ऑप्शन तो गलत आया है यार, कैसे गलत हो गया मेरे से, तब उसने क्या किया है, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, उसने स्टेप बाय स्टेप नहीं चला। मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले चार्ज और अनचार्ज देखना, देख लिए, तब ऑक्टेट देखना, वो ऑक्टेट के देखे बिना वो किसमें कूद गया सीधे, किसमें कूद गया सीधे, वो कूद गया भैया वो देखने में कि किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव, इसलिए गलत हो जाता है यार। अब देख लो भैया दूसरा सवाल, तीसरा 7वां सवाल। इसमें पहला उसके बाद तीसरा दूसरा आएगा कि तीसरा, आओ पहले दूसरा फिर तीसरा, अच्छा ठीक है। पहला दूसरा तीसरा है ना। चलिए देखते हैं अब क्या है। हाँ आप देखो भैया, ये 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये आया हुआ भी है शायद, ऐसा कुछ। ये फिर ये है CH2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलो देखते हैं, यहां पर चार्ज सभी में लगभग कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं आप, यहाँ 3 और 1 4,
यहाँ दोनों में 3 है, तो ये पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी तो किससे ज्यादा होगी भाई, तीसरे और चौथे से ज्यादा होगी। यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को, 4 और 4, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड पहले देख लो, चार्ज स्पीसीज तो सारे हैं, तो क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहले और दूसरे में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अब देखते हैं पहले और दूसरे में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे ही नेगेटिव और नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव है। मतलब स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ ये बोलता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव 4 बॉन्ड बनाने के बाद है वो ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे हो जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे दूसरे की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा होगी। अब देख लेते हैं हम तीसरे चौथे में, इसको मैंने क्यों ज्यादा स्टेबल बोला, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज यहां भी है और यहां भी है, ये नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बनाया है, ये नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बनाया है। अब कंपैरिजन का फैक्टर आ गया भैया कि ये नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे रहे या नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे रहे, कहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा नेगेटिव चार्ज को, वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा मिलेगा, इसलिए हमने क्या बोला, ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे और नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल भैया, कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तीसरा वाला, है ना, तीसरा और चौथा, 2 1 3 4, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर ये सवाल अच्छे से दिख नहीं रहा है क्या, लिख देता हूं मैं, देखो ऐसा है वो, ये ऑक्सीजन है, इसके सामने में कार्बोकेटाइन बना हुआ है, और एक बार रेजोनेंस होने के बाद वो दिखा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर क्या है भैया, ये पहला ये दूसरा है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड कम है वहां ज्यादा है, या रेजोनेंस के बाद है, तो दूसरे वाले की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। आ जाओ यहाँ, अब देखो वो बना के दिया है ना, कैसे बनेगा इस पे मत जाना, आप कैसे बनेगा उस पे नहीं जाना, आपको उसने बना के दिया है इस पे जाना। कई रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होता है, उसको बना के देता है वो, आपको स्टेबिलिटी पूछने के लिए देता है। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर तो सेम है, ये कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ये कार्बन भी 4 बनाए हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, कार्बन पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहना चाहिए, कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बनेगा, है ना भाई, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलो आगे आते हैं। गला भी जवाब दे रहा है मेरा, छिल गया। चलो आ जाते हैं। NH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है NH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो एक बार कार्बन पे एक बार नाइट्रोजन पे है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए दूसरे की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कंडीशन,
कोवेलेंट बॉन्ड देख लो, सभी में बराबर है, 3 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4। अब इन दोनों में देखते हैं कंपैरिजन में कैसे करता हूं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, मतलब ऐसे है, मैं बना रहा हूं, देखिए ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। ये आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये तीसरा स्ट्रक्चर एन और यहां 2 नेगेटिव चार्ज। चलो अब यहां पर कंपैरिजन करते हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक। अब देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है। नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पे है और नेगेटिव चार्ज यहां नाइट्रोजन पे है। कहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा नेगेटिव चार्ज को? पहले में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। क्यों पहले में मिलेगा भैया? क्यों पहले में मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो पहले से ज्यादा स्टेबल, मतलब पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे से। तीसरा सबसे कम स्टेबल क्यों है भैया? ये तो पागलपन किया है। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम जगह और एक ही एटम पे 2 चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज आया है, वेरी वेरी अनस्टेबल। ये सबसे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि एक ही एटम पे सेम चार्ज है, एक से ज्यादा 2 नेगेटिव चार्ज है, प्लस उसके अलावा 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 सेम चार्ज भी पास पास में, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। 3 ऑप्शन दे देगा आपको, मतलब 1 2 3। अब आपको पूछ देगा, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरे से, दूसरे स्टेटमेंट बना देगा दूसरा ज्यादा स्टेबल है तीसरे से, तीसरा स्टेटमेंट बना देगा तीसरा सबसे कम स्टेबल है, ऐसे। अब पूछ देगा कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आपको जानते हैं, पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, तीसरा सबसे कम स्टेबल है क्योंकि सेम ही एटम पे सेम सेम चार्ज है, एक से ज्यादा, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आसपास में है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलो अब आज के लिए बस मैं इतना तक रखता हूं, है ना। शाम को मेरे को अगर समय मिला, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, तो मैं फिर से क्लास लूंगा और इन चीजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? तो आप लोग बाकी आज जो पढ़ाया अभी इसको रिवाइज करके रखिए, अच्छे से पढ़ के रखिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछिए, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस आज खत्म करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं आप हमारे एसिडिटी, बेसिसिटी, पीकेए, पीकेबी, सारे क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? तो आज का जो क्लास है अभी का यहीं तक रहेगा, और जो टेस्ट है वो दीजिए आप लोग, है ना। डाल दिए होंगे सर, तो अगर नहीं डाले होंगे तो डलवाते हैं।